नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि आज से पवित्र अमरनाथ गुफा का यात्रा प्रारंभ हो चुका है। बाबा बर्फानी अपने पूरे आकार में अब अपने जनमानस को, भारत महान और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए साकार प्रकट हुए हैं। कुछ दिन तक रहेंगे क्योंकि ये उनका हिमलिंग अवतार होता है और दर्शन देते देते वो पिघलने लगते हैं और बाद में गुफा को बंद करना पड़ता है। इसलिए जो लोग सक्षम हैं उन्हें जरूर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जो सक्षम नहीं है वो जहाँ हैं वहीं से बाबा बर्फानी को याद करें। उनका आशीष, उनका आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बना रहेगा, बना रहता है और बना ही रहेगा। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बाबा बर्फानी मानव मात्र नहीं, जीव मात्र पर अपनी कृपा बनाए रखें और प्राणियों में सद्भावना का संदेश जो हमारे भारत महान की संस्कृति है उसको पूरी बलवती प्रदान करें। पूरी आस्था से पूजा करने वाले और जो लोग बेमन से दिखावे के लिए पूजा करते हैं उन पर भी आशीर्वाद दिखावे का ना दें, आशीर्वाद पूरा का पूरा दें। यही बाबा बर्फानी को मैं अपना प्रातः वंदन करते हुए दूसरी बात प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, आज एक और समाचार आया कि जो क्रूर आतताइयों ने कन्हैया कुमार का नृशंस हत्या उदयपुर में किया था उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। 26-27 जख्म आतंकियों ने दिया था उस गरीब कन्हैया कुमार को। उसमें आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी संवेदना व्यक्त करने कम चेहरा चमकाने ज़्यादा गए थे। जा करके उन्होंने कुछ अनाप शनाप घोषणाएं भी की है और 50 लाख रुपये का आर्थिक मदद भी दिया है। मतलब अशोक गहलोत 50 लाख रुपया के बजाय अगर 50 सेकंड के लिए अपने पुलिस को निर्देश दे देते कि भाई वो गरीब आदमी है, जितनी तत्परता से उसको गिरफ्तार किया था एक फर्जी FIR में, उससे ही तत्परता से उसको एक सुरक्षा मुहैया करा दिया जाए क्योंकि उसके जानो माल का खतरा है, तो आज कन्हैया कुमार अपने परिवार के साथ होता, हमारे बीच होता, उनके परिवार में मातम का माहौल नहीं होता। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने भाइयों को बचाने के लिए तत्परता दिखाई और उन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार करके पुलिस सुरक्षा में बिरयानी खिलाने का पुख्ता इंतजाम करवा दिया है। अब उनको कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुरक्षा में है। खैर, उनको ईश्वर अल्लाह उनका न्याय करेगा, उन पर फैसला करेगा क्योंकि पवित्र कुरान में सर तन से जुदा कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि कुरान पाक में लिखा है कि इस निंदा पर माफ कर देना सबसे बड़ा सवाब का काम है। तो जो लोग गर्दन काटने की काम करते हैं वो कहाँ से पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं ये वही जानते होंगे। खैर, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वो सारे राजनीतिक पंडितों को फेल कर दिया और अब ये स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी अब बिल्कुल समझने की चीज रह नहीं गए। उनको कोई नहीं समझ सकता, उनके खेल को कोई नहीं समझ सकता। मित्रों, ऐसा जब किसी इंसान के अंदर इस तरह का सोच प्रवेश कर जाता है तो फिर वो इंसान नहीं रह जाता, वो कुछ और हो जाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भूल रहे हैं कि वो इंसान है और उन पर विचार हो सकता है या उनके विचार भी विचारणीय हो सकते हैं। मित्रों, आज जो स्थिति उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए किया है वो स्थिति इसके पहले राजनीति में कभी कोई और उदाहरण नहीं है कि जो आदमी फौजदार था आपने एक ही झटके में उसको हवलदार बना दिया। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सिर्फ एक कार्ड खेला है, वो कार्ड है उनका स्वर्ण समाज का विरोधी होना। मैं
आज के पहले कल के मेरे फेसबुक लिंक और यूट्यूब पर वो लिंक पड़ा हुआ है, अगर किसी को संदेह है तो वो देख ले। एक समाचार चैनल पर अपनी बात रखते हुए मैंने कहा है कि चाहे फडणवीस कितना हो दिल्ली मुंबई का चक्कर लगाएं, जो दिल्ली का उनका मालिक है वो उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपना हलकारा भी चाहिए और स्वर्ण समाज से अलग भी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वर्ण समाज विरोधी है। वो समय समय पर ये बात का प्रमाण देते रहते हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति आयोग के रिपोर्ट को और ज्यादा स्वर्ण विरोधी करने का मौका हो या कोई और मौका हो। महाराष्ट्र में 36 सीट वाला एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं ये नरेंद्र मोदी ही बताएंगे। मित्रों, पत्रकार वार्ता में मैं समाचार चैनल पर था, रोक करके उस पूरे पत्रकार वार्ता का हिंदी रूपांतर हम लोगों को बताया जा रहा था, ताकि हम उस विषय पर बोलेंगे तो वो उसका विषय का ज्ञान हो, क्योंकि वो मराठी में संबोधन हो रहा था। जो पूरा संबोधन का लोबोलवाब था वो ये था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे अपना स्क्रिप्ट लेकर के आए थे वो उप मुख्यमंत्री बनने का लेकर के आए थे और वो उप मुख्यमंत्री का ही संबोधन तैयार करके आए थे। लेकिन उनको इन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पता चला कि नहीं, वो उप मुख्यमंत्री नहीं, पूरा का पूरा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अगर आपको शिव सैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो 25-26 साल पुराना, मतलब भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना एलाई शिवसेना असली, जो बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में आपके साथ गठबंधन की थी, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को फिर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी तो यही कहा था कि आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? और यही बात अगर करनी थी तो अब 2.5 साल किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये तो महाराष्ट्र की जनता पूछेगी। समाचार चैनल के बिके हुए पत्रकार, खरीदे हुए चैनल ये बात बताने, दिखाने और समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं जब से मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के नाम का घोषणा हुआ है, कि ये बात दूरगामी परिणाम को देखते हुए हुआ है। राजनीति में कभी कभी नजदीक के नुकसान दूर के फायदा को देखते हुए उठाई जाती है। ये तो जीवन में भी है कि आदमी अगर दूर का फायदा बड़ा हो तो नजदीक का छोटा नुकसान उठा लेना चाहिए। कहा गया ना कि भाई वो लोग बाजीगर कहे जाते हैं जो जीती हुई बाजी हार ले या हार करके बाजी को जीत ले, उसको बाजीगर कहते हैं। रुद्र प्रताप रघुवंशी एक प्रखर वक्ता है, अमूमन नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सोच रखते हैं लेकिन देश के विरुद्ध सोच नहीं रखते। आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, उनका मार्गदर्शन जरूरी है। रुद्र प्रताप ने लिखा कि भाई साहब, देवेंद्र फडणवीस को संविधान की शपथ लेना नहीं चाहिए। उनको यह कहना चाहिए कि अमित शाह और मोदी जी के कहे मैं आप उसी की शपथ लेता हूँ, वही मैं करूंगा। रुद्र प्रताप रघुवंशी, लगता है आपने पूरा ट्वीट देखा नहीं उनका, जो फडणवीस ने कहा है। खैर, आपने दोबारा बोला है, आपने बोला कि एकनाथ शिंदे जीतन माझी के समान हो जाए। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले आपके ऊपर वाले का जवाब दे दो। असल में देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जो केंद्रीय नेतृत्व को मंजूर वो मैं करूंगा, पार्टी आला कमान सबसे बड़ा बात है। मतलब उन्होंने कहा है कि वो जो उप मुख्यमंत्री का शपथ, मतलब फौजदार से जो हवलदार का पदोन्नति उनकी हुई है, वो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर किया हुआ है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान सार्वजनिक मंच पर आकर के ये कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मंत्रिमंडल में आना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ वो कहूंगा। इस बीच रुद्र प्रताप ने दोबारा मार्गदर्शन दिया। आपने लिखता है कि भाजपा दास बनकर भी सत्ता में रह सकती है, इसका नमूना बिहार और बिहार के बाद महाराष्ट्र में है। रुद्र प्रताप, मैं चाहूंगा कि अभी अगला निर्देश आप थोड़ी देर मेरा आदेश सुनने के बाद करें, क्योंकि जो आप आदेश कर रहे हैं उस पर जब तक बात नहीं रखूंगा तब तक तो ऐसे हो जाएगा जैसे मैं समाचार प्रॉक्टर पर पढ़ रहा हूँ। तो आप मेरे को सुने, उसके बाद अगला निर्देश जारी करेंगे, ताकि मैं आपकी 3 बातों का जवाब दे दूँ जो आपने पहले लिखा है। पहले बात का तो जवाब दे दिया, जो आप जीतन राम मांझी वाला उदाहरण दिए हैं या नीतीश कुमार वाला दिए हैं उस पर चर्चा करते हैं।
आपका आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आपका आशीष मिला। अब तो आपके शहर का मुख्यमंत्री बन गया। अब तो आप खुश रहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी नागपुरिया है, देवेंद्र फडणवीस भी नागपुरिया है, और अब नागपुर के संतरे का भाव तो महाराष्ट्र में पूरा छाया रहेगा। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ब्राह्मण विरोध का पूरा परिचय दिया। जो स्वर्ण बुद्धि उनकी मानसिकता है, और एक पंडित को छोड़ करके एक शेड्यूल को मुख्यमंत्री बनाया, वो इसलिए बनाया कि उनको लग रहा था कि उससे शायद वोट बैंक बढ़ जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी क्या सोची है ये तो भाजपा जाने, नरेंद्र मोदी जाने। नरेंद्र मोदी अमूमन अंदाज लगाने के ऊपर के चीज हो गए हैं, क्योंकि जब से मोदी और अमित शाह का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है, तब से उनके लिए अंदाज लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। लेकिन जो चीज हो रही है उस चीज का 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में प्रचुर बहुमत मिली थी, इतनी सदस्य संख्या मिली थी कि उनको किसी और की जरूरत नहीं थी। तब भी अमित शाह ने अवाल बवाल सवाल को पार्टी में मिला लिया था, और 5 साल तक पार्टी विरोधी गतिविधि, पार्टी के नेताओं के विरुद्ध उनको कमाने की लूट की छूट दिया। और जब वो लूट खसोट करके अमर हो गए, मजबूत हो गए, तो सरकार के एक इन वक्त पर पहले जब आचार संहिता लग गया, मतलब सरकार से अब कमाने का मौका खत्म हो गया, तो उन लोगों ने सरकार छोड़ दिया और अनापशना इल्जाम लगा करके छोड़ा। ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई जमीन को उत्तर प्रदेश में खिसका दिया गया। जो पहले जमीन थी उससे कम मिला। वो तो भला हो आदरणीय योगी आदित्यनाथ का कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में अब की बार खींच खाच के बहुमत आ गया। नहीं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन रहा था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार बनी वो अकेला योगी आदित्यनाथ के चेहरे, नाम और दाम और उनके काम पर बना है और उनके पहचान पर बना है। खैर, आगे आते हैं। महाराष्ट्र की गतिविधि पर बात करें, दूसरे पर चर्चा ना करें। मित्रों, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि एक मराठा क्षत्रप को मुख्यमंत्री बना करके हम त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रमूर्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे, वो कहीं उनको साइड बैक ना दे दे। क्योंकि अब आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सीट पर एकनाथ शिंदे काबिज हो चुके हैं संविधान का शपथ लेकर के। अब उनको हटाने के लिए 6 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। 2 तारीख को अपना बहुमत साबित कर देंगे। 2 तारीख के बहुमत साबित करने के बाद ये क्या गारंटी है कि जो आदमी उनको ऑटो रिक्शा चलाने से मंत्री तक की हैसियत में लेके गया, जो वो आदमी उसको छोड़ दिया, तो आपका होगा क्या? ये सोचने वाली बात है। और अगर मान लीजिए कि कल एकनाथ शिंदे आपके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि अभी शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति में जिंदा है, सक्रिय है और स्वस्थ भी है। मुंह की कैंसर से बोलने की शक्ति खत्म हो गया है, चेहरे का स्वरूप बिगड़ गया है, लेकिन सोचने की शक्ति अभी शरद पवार की खत्म नहीं हुई है। अगर एकनाथ शिंदे को शरद पवार का सपोर्ट और समर्थन मिल जाए, उद्धव ठाकरे का सपोर्ट और समर्थन मिल जाए, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पीछे कांग्रेस और एनसीपी खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर रखने के लिए, अगर एकनाथ शिंदे के साथ वो लोग बिना शर्त समर्थन दे दें, तो फिर एकनाथ शिंदे अपने मन की करने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नहीं सुनेंगे। क्योंकि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद से कि 2024 के चुनाव और नगर निगम के चुनाव में भाजपा मजबूत आएगी, तो फिर एकनाथ शिंदे वहां पर भेलपूरी बेचने के लिए मुख्यमंत्री के आवास में बैठे हुए हैं। और एकनाथ शिंदे के साथ जो पार्टी कथित तौर पर बगावत करके आई हुई है, वो निर्देश से लेकर के वो सारे के सारे विधायक मुंबई महानगर पालिका की सीट को एवं ही भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे जाने देंगे? ऐसा कोई सोच सकता है? वो नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं और लोग सोच सकते हैं। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक सोच वाला आदमी हूं, मैं तो ये नहीं सोच रहा। तो अगर ये बैकगियर होगा तो क्या होगा? आप उस आदमी के मनोदशा पर स्थिति समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यसभा में विषम परिस्थितियों में अपना उम्मीदवार जितवा लिया। तीसरा कैंडिडेट उनका जीता, जो कि कांग्रेस का जीतना चाहिए था। गणित से ज्यादा उन्होंने मतदान करवाया।
एमएलसी के चुनाव में सारा का सारा एमएलसी सीट निकाल ले जाना ये कम करिश्मा की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का 5 साल का निर्विवाद कार्यकाल और साफ छवि से महाराष्ट्र में उनकी एक पहचान बनी थी। अब वो पहचान की क्या होगा ये नरेंद्र मोदी नहीं सोचे। जिस एकनाथ शिंदे को उन्होंने मंत्री बनाया था, अपने आदेश पर अपने ऑफिस में बुलाते थे, आज वही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में उनको डिटेक्ट करेगा, तो फिर ये किस तरह की मनोदशा स्थिति उत्पन्न होगी। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये नहीं सोचे? मेरा अपना मानना है जी, मीना व्यास पटेल जी को नमस्कार। मेरा ये मानना है कि ये दो धारी तलवार वाली स्थिति होगी। जिस तरह से बिहार की सरकार पता नहीं चल रहा है कि वो चल रही है या खिसक रही है, उसी तरह की स्थिति और महाराष्ट्र में भी ना हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मित्रों, बिहार की स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी चाह करके भी नीतीश कुमार का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव का खुला समर्थन मिल चुका है और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के हर आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं और वो हर काम बिहार में कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मूल नीति के विरुद्ध है। दुर्गा पूजा में दुर्गा भक्तों पर सरेआम गोली चलाना, जनरल डायर की तरफ से राम भक्तों और दुर्गा भक्तों मतलब हिंदू लोगों को सरेआम घेर करके गोली मार देना और उसमें भारतीय जनता पार्टी का बिलबिला करके चुप रह जाना, इस बात का उदाहरण है कि बिहार में क्या स्थिति है। बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछने पर पता चल रहा है कि उनकी ना तो भाजपा ही सुन रहे हैं क्योंकि भाजपा के बस की बात नहीं है, और नीतीश कुमार मिलते नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार एरोगेंस है, और भाजपा चाह करके भी नीतीश कुमार का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि नीतीश कुमार जब चाहे जो चाहे किए। आर.सी.पी. सिंह को मंत्री पद बना करके राज्यसभा में नॉमिनेट करने के लिए रोक दिया और अब नरेंद्र मोदी को अपने ही मंत्री को सीट ना देने की वजह से मंत्रिमंडल से हटाना पड़ेगा। इस तरह की असमंजस वाली स्थिति नीतीश कुमार ने उत्पन्न कर दी है। तब भी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप बिगाड़ने की सोचेंगे, लालू प्रसाद का बेटा अपना समर्थन लेकर के खड़ा है भारतीय जनता पार्टी को शासन से बाहर करने के लिए। अगर यही वाली स्थिति एकनाथ शिंदे अपनाने लगते हैं तो फिर क्या होगा वहां पर? देवेंद्र फडणवीस का फेस का क्या होगा, उनके चेहरे का क्या होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ सरपवार आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए। जिस तरह से कर्नाटक में कुमार स्वामी को कुछ सीट मिलने के बाद भी कांग्रेस और जेडीएस वगैरह सब ने उनको समर्थन दे करके एच.डी. देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी का सरकार बना दिया था, उस तरह की स्थिति अगर महाराष्ट्र में आती है तो क्या होगा? मुझे लग रहा है कि ये जो स्थिति उत्पन्न किया है भारतीय जनता पार्टी ने स्वभू चाणक्य होने की दावेदारी के साथ, वो कहीं उनको बैक गियर में ना पहुंचा। रुद्र प्रताप रघुवंशी ने लिखा है कि बंधन पिक्चर में सलमान खान जैसे कहता है कि जीजा जी जो कहते हैं वही मैं करूंगा, वही हाल नहीं, वो जीजा जी नहीं कहेंगे, आप हल्के शब्दों का इस्तेमाल न करें। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के कैडर है और यही फर्क पड़ता है कैडर बेस्ड पार्टी में और कैरेक्टरलेस पार्टी में। आप जरा तारीफ भी सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। तब से आप बिलबिला रहे हैं कि यार भाजपा का तारीफ राकेश परमार ने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप लोग अंदर खाने भाजपा के प्रचारक हैं। जिस तरह से कई लोग भाजपा का विरोध की नाटक करके भाजपा का प्रचार करवा रहे हैं, क्योंकि आपके मामा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात मैं जानता हूँ, तो सुन लीजिए तब से आप परेशान है कि भाजपा की तारीफ क्यों नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर है कि फौजदार को हवलदार बना दिया तब भी वो कोई विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन करने के लिए कहा गया और किसी ने एक विरोध का स्वर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर है कि देवेंद्र फडणवीस शाम तक त्याग तपस्या बलिदान की प्रमूर्ति का नाटक कर रहे थे कि जी मैं सरकार का लोभ मेरे को नहीं है, मैं एक साधारण शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, भाजपा का कैरेक्टर वाला कार्यकर्ता हूँ। और आज जब उनको आदेश किया गया कि भाई ऐसा ना हो कि सरकार पर से नियंत्रण ही निकल जाए, अगर आप सरकार में नहीं होंगे तो आपका नियंत्रण छूट जाएगा, क्योंकि गाड़ी में बेशक आप ड्राइविंग सीट पर ना बैठे हों, बगल वाले सीट पर बैठे होंगे तो ड्राइवर को धक्का दे करके तुरंत बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी से नीचे होंगे और गाड़ी फुल स्पीड में चल रही होगी तो आप गाड़ी में चढ़ के स्टीयरिंग पर कंट्रोल कैसे करेंगे?
ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जब एहसास हुआ तो 1 घंटे के बाद उनको तुरंत आदेश दिया गया कि आप एक निपुण ड्राइवर है और आपने बड़ा विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्र की गाड़ी को शानदार तरीके से 5 साल चलाया हुआ है और सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया है और लोगों का विश्वास हासिल किया है। कम से कम आप फुल फ्रेश ड्राइवर के रूप में ना होगे तो ड्राइवर के निर्देशक के रूप में बगल में तो जरूर बैठे कि जब जरूरत पड़ेगी आप ड्राइवर को धक्का दे करके सीट पर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि भाई अगर देवेंद्र फडणवीस सरकार में नहीं होंगे तो सरकार के अंदर की गतिविधियों की जानकारी और पकड़ नहीं हो पाएगी। इस वजह से देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र आदमी को सरकार में उप मुख्यमंत्री बन करके आना पड़ा, सीट रियूज करके आना पड़ा, लेकिन सरकार में बने रहना उनके अपने सरकार में पकड़ बनाने के लिए बड़ा जरूरी था। क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूँ इस बात की आशंका तो नरेंद्र मोदी को भी होगी, अमित शाह को होगी, जेपी नड्डा को भी होगी। कुछ भी हो, आज के एपिसोड में मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि यही काम कांग्रेस करती थी तो उसको हम लोग कैरेक्टरलेस राजनीतिक कहते थे। क्योंकि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को बहका करके सरकार तोड़वा दिया, स्थिति ऐसी उत्पन्न करा दी कि चौधरी चरण सिंह पार्लियामेंट का सामना करने के साहस नहीं किए, बाहर से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस का काम हो गया क्योंकि तत्कालिक सरकार गिर गई थी और चौधरी चरण सिंह को भी रिजाइन करना पड़ा। बाद में सिंपैथी लहराया, देशवासियों को लगा कि सरकार बनाने के लिए तो कांग्रेस ही बुरी भी है लेकिन वही सही है और कांग्रेस सरकार भी। वही हाल विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में आए तो उन्होंने सरदेव चंद्रशेखर जी को आगे बढ़ा करके किया। वही बात एस.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के साथ किया गया। राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति हो रही है और ये करते करते कांग्रेस आज कहां और किस दशा में है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप पार्टी विद डिफरेंस किस बेस पर किस ब्याह पर करते हैं ये आप ही बता सकते हैं, बाकी ये पब्लिक है, सब जानते हैं। रुद्र प्रताप लिख रहे कि महाराष्ट्र पूर्ण रूप से भाजपा के हाथ से गया। रुद्र प्रताप मैं ये तो नहीं कह सकता लेकिन डेंट जरूर पड़ गया, मैं ये जरूर कहूँगा। अब जो उम्मीद करके भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है वो सारी चीजें पूरी हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि एकनाथ शिंदे अपना कार्यकाल पूरा करें और महाराष्ट्र के लोगों के आकांक्षाओं पर खड़े उतरें और राष्ट्र सेवा में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परम वाणी को विश्राम देता हूँ। जय शिवाजी और गणपति की जय बोलते हुए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।